नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। जियोग्राफी देखेंगे हम। जियोग्राफी में टेम्परेचर क्या होता है, तापमान। तो तापमान क्या है, कैसे आते हैं। तो तापमान के लिए आपको सूर्य ताप देखना होगा। देखिए, सूर्य ताप है। सूर्य ताप चलती है सूर्य से, वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल और पृथ्वी, तो ऐसे करके सूर्य ताप सूर्य से आ रहे हैं और पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं। वायुमंडल से होके आ रही है। इसमें क्या चल रहा है आपका, तो ऊष्मा, अर्थात एक तरीके का एनर्जी, ऊर्जा। ये जो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच रही है, तो इसका एक तापमान है। अर्थात तापमान कैसे आप बोलेंगे, देखिए तापमान और सूर्य ताप में अंतर है। इस चीज को आपको समझना होगा थोड़ा जियोग्राफी में। ये दोनों एक ही नहीं है, सूर्य ताप और तापमान। जो तापमान है ये डिग्री ऑफ हॉटनेस बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ हॉटनेस। अर्थात कोई वस्तु कितनी गर्म है या फिर ठंडी है। या तो ठंडी हो सकती है या फिर वो वस्तु क्या है, गर्म हो सकती है। जरूरत नहीं है कि तापमान हमेशा गर्म ही हो, अधिक ही तापमान हो। तापमान क्या रह सकते हैं, या तो ठंडा हो सकता है या तो गर्म हो सकता है। तापमान का कारण क्या है, तो सूर्य ताप, अर्थात कारण है सूर्य ताप। तो तापमान किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य ताप में एक ऊष्मा है। जो ऊष्मा है, मान लेता हूं ए वस्तु है और बी वस्तु है, अर्थात दो वस्तु हैं, ए और बी, दो वस्तु है हमारे पास। इन दोनों के ऊष्मा में अंतर होगा। जब ऊष्मा में अंतर है तो इसका अर्थ है कि तापमान। तो ऊष्मा में अंतर के कारण क्या होते हैं, तापमान में अंतर आ जाता है। अगर ऊष्मा ना रहे तो तापमान ही नहीं रहेंगे। सूर्य ताप ना रहे तो ऊष्मा नहीं मिलेगी, ऊष्मा नहीं है तो तापमान नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तापमान ओनली एक मापदंड है। ऊष्मा अपने आप में ऊर्जा है। जब भी ऊर्जा शब्द आता है तो इसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। कैलोरी अर्थात ये ऊष्मा जो है एक कैलोरी का मात्रक है। लेकिन तापमान क्या है, इसमें को आप कैलोरी में नहीं मेजरमेंट कर सकते। ओनली बोल सकते हैं वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो एक वस्तु है अगर ए, इसका तापमान कम होते हुए भी ऊष्मा अधिक हो सकती है। तापमान कम हो सकता है बट ऊष्मा अधिक हो सकती है। तो यही है, बस मेरे समझाने की कोशिश कर रहा। जो भी वस्तु दिखाई दे रही है आपको पृथ्वी पे, उन सभी वस्तु का एक डिग्री ऑफ हॉटनेस है, उसका एक मापदंड है, अर्थात वो ठंडी है या गर्म है। तो इससे हमको पता चलता है। अब यहाँ दो क्वेश्चन कि वर्ल्ड में सबसे अधिक टेम्परेचर तापमान कहाँ पे होते हैं। तापमान एक तो धरातल के तापमान हो सकते हैं, या तो जल के तापमान हो सकते हैं, या फिर वायुमंडल का तापमान हो सकता है। लेकिन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे अधिक तापमान, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अर्थ, जब भी एक अर्थ पे या वर्ल्ड पे आपका नाम आ जाए तो आप बोलेंगे लीबिया। लीबिया के अल जजिया, लीबिया कंट्री है। यहाँ पे अल जजिया एक जगह का नाम है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 58 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस में। अर्थात आप तापमान को मापेंगे या तो सेल्सियस में, या तो फ़ारेनहाइट में मापेंगे, या तो रीमर पैमाना होता है मापने के लिए। तीन तरीके से माप सकते हैं। जो मेन है डिग्री सेल्सियस, इसमें मापते हैं। थर्मामीटर है, बुखार होता है तो आप क्या करते हैं, उस थर्मामीटर को लगाते हैं बॉडी में, तो उससे पता चलता है बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक तापमान लीबिया। लीबिया किस कंटिनेंट में है, लीबिया है अफ्रीका कंटिनेंट में। और यहाँ पे अल जजिया है जहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब अगर सबसे अधिक यहाँ तापमान है तो सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम ऐसी कौन सी जगह है पृथ्वी पे जहाँ पे सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं।
तो तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका में वोस्टॉक स्टेशन है, वोस्टॉक। यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया -2.5 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है 82.5 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ जम जाते हैं, बर्फ से भी नीचे का तापमान माइनस तक जाएंगे आप, -82.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए केल्विन एक साइंटिस्ट थे, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं कि एक क्या है, सिंबल है, प्रतीक है केल्विन के नाम से, जो साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रूव किया था मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, इतने हो सकते हैं। माइनस में अगर टेम्परेचर जाएगा किसी भी जगह पे तो माइनस में जाएगा, अधिकतम कितना जाएगा माइनस में, -273 डिग्री सेल्सियस जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा, तो मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है तापमान का। तापमान मैक्सिमम की जब बात आएगी, अधिकतम कितना तापमान होगा, तो सन का तापमान जो कोर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है, करोड़ों अरबों भी जा सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन लोवेस्ट फिक्स है केल्विन के अनुसार -273 डिग्री सेल्सियस मिलेंगे। और अभी तक इतना कहीं भी पृथ्वी पे नहीं मिला है। जो हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है वह -82.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। तो संभव नहीं है कि इतना तक पहुंचे पृथ्वी पर, फिर भी मैक्सिमम लोवेस्ट में ये रहेंगे। और हाईएस्ट में क्या बोलेंगे कि इन्फिनिटिव है, एक शब्द आता है अनंत हो सकते हैं। तो ये है, तो तापमान से सिर्फ ये पता चल रहा है वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो ये है तापमान के बारे में। अब यहाँ पे तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कारक भी बात किया गया है। सो व्हाट इज द फैक्टर टू इफेक्ट द टेम्परेचर और कॉज ऑफ द टेम्परेचर, ऐसे क्या क्या चीज हैं जो तापमान को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो एक खाका बनाइए तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, लिख लीजिए टॉपिक में। पहला तो तापमान को आप डिफाइन कर लेंगे थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट में इसी में लिखेंगे। ज्योग्राफी में सिर्फ ज्योग्राफिकल चीज ही इफेक्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल मतलब एटमॉस्फेयर हो, फिर आपके जो जल मंडल होंगे या तो स्थल मंडल होंगे, यही 3 चीज इफेक्ट करते हैं। तो इसमें से कारक छांटना होगा आपको। अगर बाई चांस भूल भी जाए आप कि क्या प्रभावित करता है, जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन सामने रहे मेंस में, तो आपको याद रखना है वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये 3 मंडल हैं। इसके अलावा एक जीएम मंडल होता है जिसपे पूरा जो बायोस्फीयर अर्थात विभिन्न प्रकार के बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई दे रहे हो। तो 4 मंडल ही इफेक्ट कर सकते हैं, 5वां होता ही नहीं है जो इफेक्ट करेगा। तो इन्हीं में से आप 4.8 डाल सकते हैं। तो जहां भी आप कारक पढ़ेंगे तो इसमें आपको यही 4 में से एक को चूज कर करके लिखना है। तो देखिए कारक में सबसे पहला है भूमध्य रेखा से दूरी, फर्स्ट नंबर पे भूमध्य रेखा से दूरी। अब भूमध्य रेखा क्या होता है, इसमें शब्द है इक्वेटर, एक शब्द है। इक्वेटर एक ऐसा लाइन है पृथ्वी पे जो पृथ्वी को 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है। इसके ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके नीचे साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को 2 बराबर पार्टों में बांट रहा है, भूमध्य रेखा कहलाता है। एक ऐसी रेखा है। तो बोल रहा है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरण सीधा लंबवत पड़ती है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, इसमें आपको नोट करना है, लिखते चलना है जो मैं बोल रहा हूँ। तो सूर्य की किरण है भूमध्य रेखा पे लंबवत सीधी सीधी पड़ती है, तापमान अधिक होता है भूमध्य रेखा पे। अब जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर जा रहे हैं या दक्षिण में, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होते जाएगा, अर्थात सूर्य की किरण तिरछी पड़ने लगेगी। फिर तो बोलेंगे भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक रहता है, जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो तापमान कम होते चलता है। कारण है सूर्य की किरण तिरछी होती जाती है, अधिक क्षेत्रफल में पड़ती है। अधिक क्षेत्र में पड़ने के कारण अधिक एनर्जी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जब अधिक उष्मा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बड़ा सा क्षेत्र है उसको गर्म करना होगा, कम क्षेत्र में पड़ रही है तो कम एनर्जी की आवश्यकता होगी
और वो गर्म पहले हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आप बोलेंगे समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तट, समुद्र तट से ऊंचाई अर्थात स्थल से ऊंचाई। स्थल पर ऊंचाई क्या है? तो ये समुद्र तट है, भारत में जैसे तट है, इलाका है, ये पूरा कोस्टल बेल्ट है। अब एक आधार है, मापदंड है, ऊंचाई मापना है आपको। तो कैसे मापेंगे? जो समुद्र का तट है वह एक बेस है, इसके नीचे अवर्दन की घटना नहीं घटती है। तो हाईएस्ट जो भी है, नदियां काटेगी, वायु काटेगी, कहाँ तक काटेगी? लैंड को, भूमि को काट सकती है, वो अधिकतम काट सकती है समुद्र का जो सी लेवल है, समुद्र सतह तक काट सकती है। तो समुद्र सतह ये क्या होता है? बेसिक यूनिट है, एक आधार है, बेस। यहीं से आप आधार मान के क्या करना है, एक ऊंचाई मापा जाएगा। तो जो क्षेत्र अधिक ऊंचा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऊंचाई में एक छोटा सा मैप देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ पे समुद्र तल पे, कोई व्यक्ति यहाँ पे है और कोई यहाँ पे। तो ये तो यहाँ धरातल पे है, ये थोड़ा सा अधिक ऊंचा पे है और ये मैक्सिमम ऊंचा है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक ऊंचाई पे रहता है, जो क्षेत्र जितनी अधिक ऊंचाई पे रहता है, वहां पे टेम्परेचर उतना कम होते हैं। तो स्थल के पास तापमान अधिक होगा, स्थल से जैसे जैसे आप ऊंचा जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा? तापमान कम होगा। दिल्ली और शिमला, पुनः माउंट एवरेस्ट का चोटी, जो चोटी है, पीक, तीन चीज लेना है आपको, तीन जगह लिया मैंने। दिल्ली एक क्या, समतल फ्लैट स्थान पे है, तो समुद्र तट से दिल्ली की ऊंचाई क्या है? 53 मीटर है, 53 मीटर की ऊंचाई पे है दिल्ली। शिमला क्या है? ऑलमोस्ट 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पे है, तो 1.5 किलोमीटर ऊंचा है लगभग, दिल्ली से काफी अधिक ऊंचा हो गया। पुनः अगर माउंट एवरेस्ट वाला चोटी लूं तो और अधिक ऊंचा हो जाएगा। तो तापमान जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं वैसे कम होता है। आपको बोलना है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाते हैं। अर्थात आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक समुद्र तल से चले जाएं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान कितना कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसका मतलब है अगर दिल्ली में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तो 1.5 किलोमीटर में कितने तापमान कम हो जाने चाहिए? तो उसमें हो जाएगा आपका 6, तो इधर कम हो जा रहे हैं और उसका आधा कर लीजिए आप, ऑलमोस्ट 10 डिग्री कम हो जाएंगे। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस शिमला में होगा टेम्परेचर और दिल्ली में 20 डिग्री है। तो क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाते हैं। तो 2 फैक्टर पता चल गया आपको, एक तो ऊंचाई की बात कर रहा है, दूसरा भूमध्य रेखा से दूरी की बात कर रहा है। थर्ड नंबर पे समुद्र तट से दूरी। मैंने आपको क्या बोला? इफेक्ट। इफेक्ट में मतलब वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? समुद्र, अर्थात ये पढ़ रहे हैं जलमंडल। तो देखिए समुद्र तट से तो एक ऊंचाई है, थर्ड नंबर पे समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। कोई भी स्थान, जो भी स्थान समुद्र तट के पास रहते हैं, 12 महीना एक जैसा वहां पे टेम्परेचर रहता है। समुद्र के पास जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो भी सिटी आपको दिखाई दे रही है, कोस्टल बेल्ट है। कोस्टल बेल्ट में पूरा टेम्परेचर सालों भर ऑलमोस्ट एक समान रहता है, सिर्फ तट के पास, तट के पास। ऐसा क्यों? बोलेंगे समुद्र का एक प्रभाव है, समुद्री प्रभाव के कारण। तो समुद्र के प्रभाव के कारण क्या रहता है? तापमान हमेशा एक समान रहते हैं, ना तो गर्मी में अधिक गर्मी, ना तो ठंडी में अधिक ठंडी। तो 12 महीना जस के तस आपको मौसम मिलेंगे समुद्र तट के पास, वर्ल्ड में कहीं भी कोस्टल वाला इलाका हो तो। अब सवाल है, समुद्र तट से आप अंदर जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं पृष्ठ प्रदेश। एक नाम आता है पृष्ठ प्रदेश। कभी भी ज्योग्राफी में हिंटरलैंड की बात करता है तो ये होता क्या है? हिंटरलैंड, अर्थात समुद्र तट से जैसे जैसे आप अंदर की ओर जा रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे पृष्ठ प्रदेश। जो अधिक दूर है समुद्र से, मुंबई से दिल्ली यहाँ पे है सेंटर पे और मुंबई यहाँ पे है, तो पृष्ठ प्रदेश में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है आपका? तो दिल्ली बसा हुआ है पृष्ठ प्रदेश में। इसका मतलब है जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाएंगे तो गर्मी में क्या रहेगा? अधिक गर्मी, ठंडी में अधिक ठंडी होने लगेगा।
तो तापमान में विषमता दिखाई देती है। और समुद्र तट के पास तापमान क्या है, इक्वल है, समान है। और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो तापमान में अंतर आ रहा है, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी। तो 3 फैक्टर हो गए समुद्र तट से दूरी। अब यहाँ पे बात करना समुद्री धारा। 3 समुद्र से है। अब है समुद्री धारा। ये क्या होते हैं, समुद्र में चलने वाली एक धारा। जैसे लैंड पे नदियां बहती है, लैंड पे नदी एक डायरेक्शन में बह रही है, ठीक उसी तरीके से समुद्र में भी एक धारा बहती है, अर्थात समुद्र का जल एक विशेष डायरेक्शन में जा रहा है। उस डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, समुद्री धारा। जो धारा समुद्र में चल रही है तो उसे बोलते हैं समुद्री धारा। बस अंतर इतना है, जो नदियां हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कम रहती है, और समुद्र में जो धारा चलती है वो नदियों से चौड़ाई हजारों गुना अधिक है। एक मास लेवल पे जल जो है फ्लो हो रहे हैं विशेष डायरेक्शन में धारा। तो समुद्री धारा 2 तरीके के होते हैं, या तो समुद्र की ठंडी धारा है, कोल्ड होगी, या तो समुद्र की गर्म धारा है। 2 तरीके के समुद्र में धारा मिलेंगे। अगर समुद्र तट के पास ठंडी धारा बह रही है तो वो पूरा इलाका ठंडा वाला होगा। यदि समुद्र के पास गर्म धारा बह रही है तो पूरा इलाका गर्म होगा। फिर से समझिए इसको एक मैप से। समुद्री धारा, ठंडी और गर्म। एक ही महाद्वीप के 2 साइड में, जो ईस्टर्न साइड है और वेस्टर्न साइड है, अगर समुद्र है तो 2 अलग अलग धाराएं चलती है। अगर एक इलाके में ठंडी धारा होगी तो दूसरे इलाके में गर्म धारा होगी। देखिए ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे चलेगा, दिखेगा आपको, ये नामीबिया के पास, साउथ अफ्रीका के पास एक तट है, अर्थात अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका पूरा। तो यहाँ पे बेंगुएला की ठंडी धारा बहती है। बेंगुएला, बेंगुएला की ठंडी धारा बहती है। ठीक है, ये ठंडी धारा है, एक धारा बह रही है, समुद्री धारा है, लेकिन ये ठंडी है। पूरा इलाका क्या रहता है, ठंड रहता है यहाँ पे तट के पास। और दूसरी ओर साउथ अफ्रीका, और इस साइड में आपको मोजाम्बिक मिलेगा। मोजाम्बिक एक देश है, तो यहाँ पे मोजाम्बिक की गर्म धारा बहती है। तो अफ्रीका कंटिनेंट के एक साइड में यहाँ पे गर्म धारा है, पूरा इलाका गर्म है, और दूसरे साइड में, इस साइड में ठंडी धारा बह रही है, पूरा इलाका ठंडी है। ठीक इसी तरीके से जो अमेरिकी कंटिनेंट है, ये अमेरिका का मैप है, और ये ब्रिटेन। यहाँ पे जो ये यूरोप के देश है, यूरोप के देश के पास यहाँ तट जो है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बहती है, गर्म धारा है। क्या बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। और यहाँ पे लेब्राडोर, अमेरिका के तट के पास लेब्राडोर की ठंडी धारा बह रही है। देखिए अंटार्कटिका का कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। मैं आपसे यही बोल रहा, जो भी समुद्र रहते हैं उसके दोनों साइड में 2 अलग अलग दिशाएं हैं, 2 अलग अलग धाराएं होंगी। अगर एक ओर गर्म धारा है तो दूसरी ओर ठंडी धारा होगी। जैसे अंटार्कटिका जो है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर जिसके एक ओर आपको दिखाई देता है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, साउथ अमेरिका कंटिनेंट, दूसरी ओर में यूरोप कंटिनेंट और अफ्रीका कंटिनेंट। इन दोनों कंटिनेंटों के बीच में एक सागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में 2 तरीके की धाराएं हैं, एक गर्म धारा, ठंडी धारा। तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं हैं, अटलांटिक महासागर में चल रही है, अटलांटिक महासागर से ये यूरोप की ओर जाती है। तो गर्म धारा के कारण जो यूरोप है इसको ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये गर्म रहता है, कोस्ट वाला इलाका। तो यहाँ पे बंदरगाह रहते हैं। बंदरगाह क्यों रहते हैं, क्योंकि गर्म धारा बह रही है, पूरा इलाका को गर्म कर देती है तट के पास, तो बर्फ नहीं जमते। बर्फ न जमने के कारण वहाँ पे क्या रहते हैं, बंदरगाह बने रहते हैं, और 12 महीना बंदरगाह खुले रहते हैं। जबकि ये पड़ते हैं आपके, जैसे नॉर्वे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, वो आपका पड़ता है
ध्रुव प्रदेश में 12 महीना वहाँ पे ठंडी बर्फ होनी चाहिए, लेकिन नॉर्वे के तट के पास भी आपको बंदरगाह मिलेंगे, ब्रिटेन में मिलेंगे, आइसलैंड में मिलेंगे। और दूसरी साइड कनाडा का इलाका, अमेरिका का लेब्राडोर की ठंडी धारा बह रही है। जब ठंडी धारा बहती है तो और टेम्परेचर कम हो जाते हैं, और रिजल्ट है इस इलाके में पूरा हमेशा ठंडापन मिलेगा। तो गर्म जो तापमान है, ये गर्मी उसको प्रभावित कर रहे हैं। क्या प्रभावित कर रहे हैं? तो समुद्र की धाराएं प्रभावित कर रही है। 4 हो गए। इसके अलावा और बढ़ते चलते हैं। प्रचलित पवने, क्या बोलेंगे 5वें नंबर पे? प्रचलित पवने। अब प्रचलित पवन क्या होता है? नाम में अगर आप डिफाइन कर लिए, नाम को नाम समझ लिए, तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, आसान ही हो जाता है समझने में किसी भी चीज को। प्रचलित पवन, नाम तो सुने हैं कि वायु चल रही है, ठीक है, लेकिन प्रचलित पवन क्या है फिर? प्रचलित में पवन अर्थात 12 महीना चलने वाली पवन, जो एक ही डायरेक्शन में पवन चलती है, 12 महीना चले, तो वो है इसको याद रखना है आपको। स्थायी पवन है ये। 2 तरीके का पवन है, या तो स्थायी है या तो टेम्परेरी है, अस्थायी। अस्थायी मतलब समय के साथ चल रहे हैं फिर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा पवन है जो हमेशा चलते रहता है, स्थायी। तो प्रचलित पवन स्थायी पवन होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, 12 महीना चलते रहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में इसे पूर्वी पवन और पछुआ पवन कहते हैं, अर्थात पश्चिम की पवने और पूर्वी पवने। तो काफी सारे नाम हो जाते हैं इस पवन के। अब है प्रचलित पवने जिस क्षेत्र में भी चलती है उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लू एक पवन है, ये टेम्परेरी पवन है मान लेते हैं, हमेशा तो नहीं चलते, तो स्थायी तो नहीं बोल सकता मैं। लेकिन गर्मी के महीने में लू पवन चल रही है, जब भी लू चलता है तो उत्तरी भारत, ये हिमालय का बेल्ट है, गंगा की घाटी, और इस साइड में प्रायद्वीप पठार है, तो एक प्लेन इलाके से गुजर रही है लू। जहां से भी लू पवनें गुजरती है, अर्थात पंजाब हरियाणा से लेके राजस्थान वाले इलाके, आगे बढ़ते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी तक लू चल रही है, पूरे इलाके का तापमान बढ़ा देगी। तो लू के कारण क्या हुआ? पूरा तापमान बढ़ गया उस प्रदेश का। और ठंडी में इसके उल्टा हुआ, कौन सी पवनें चल रही है? तो कोल्ड वेव चल रहा है, शीतलहर। तो शीतलहर क्या है? एक्चुअली में पवन है, ठंडी में उल्टी स्थिति है। तो पूरा गंगा का बेल्ट तक पूरा इलाका ठंड से शिवरिंग करता था, ठिठुरता है। पुनः सिरक्को एक पवन है, सिरक्को पवन, ये पवन सहारा मरुस्थल में चलती है, सहारा मरुस्थल। अब गर्म पवन है, देखिए सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? तो अफ्रीका कंटिनेंट में है। सहारा मरुस्थल में एक पवन चल रही है, सिरक्को पवन, सहारा मरुस्थल से चल रही है, भूमध्य सागर को पार करती है और इटली की ओर चलती है। इटली मरुस्थल से उठने वाली कोई पवन वो नॉर्मल पवन नहीं रहती। अगर मरुस्थल क्षेत्र से गुजर रही है पवन, तो पवन अपने साथ में क्या लेके चलेगी? वायु। वायु में लेके चलेगी छोटे छोटे बालू के कण, बालू के कण। तो उस पवन में क्या है आपका? बालू के कण है। जब भी वो बालू का कण समुद्र के ऊपर से गुजरेगा तो आर्द्रता सोख लेता है, और जब बारिश होगी तो बारिश के साथ बालू का कण नीचे गिरेगा। प्लस सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, यहाँ से पवन चलेगी तो गर्म पवन ही चलेगी, ठंडी पवन नहीं चलेगी। कोई भी गर्म मरुस्थल से पवनें चलती है हमेशा गर्म रहेगी, ठंडी मरुस्थल से पवनें चल रही तो ठंडी रहेगी। तो सहारा मरुस्थल जब आप पढ़ेंगे मरुस्थल डेजर्ट में विस्तार से बताऊंगा, फिलहाल एक कंसेप्ट समझिए छोटा सा। सिरक्को पवन सहारा मरुस्थल से चल रही है, सहारा मरुस्थल गर्म पवन है। यह पवन किस साइड चल रही है? इटली की ओर चल रही है, भूमध्य सागर को पार कर रही है, भूमध्य सागर के आर्द्रता को एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित की। जब भी बारिश करेगी तो धूल का कण इटली में गिरेगा और बारिश होगी। तो बालू किस कलर के रहते हैं? लाल कलर के रहते हैं, लगेगा कि खून की बारिश हो रही है, सभी जगह रेड रेड दिखाई देंगे, तो ऐसा लगेगा कि आसमान से खून की बारिश हो रही है। फिलहाल तापमान बढ़ा देता है सिरक्को पवन इटली में। तो पवनें भी अलग अलग तरीके की है, बहुत सारी पवन है, बिलजार्ड है, मिस्ट्रल है, हरमटट टाइप के पवने हैं। जब भी पवन वाले चैप्टर में आऊँगा इसी में क्लाइमेटोलॉजी विस्तार पूर्वक बताऊँगा। फिलहाल ये टॉपिक है प्रचलित पवन 5वें नंबर पे। अब है
अब यहाँ देखना है भूमि का ढाल। नेक्स्ट में 6वें पॉइंट पे, सब याद ना हो कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट 3-4 तो याद रखने ही पड़ेंगे। कोशिश करिए 4 जरूर लिखे, पॉइंट वाइज पॉइंट। जो 6 नंबर पे है भूमि का ढाल। भूमि का ढाल क्या होता है? भूमि मतलब धरातल। धरातल का ढाल किस दिशा में? अगर सन की दिशा में ढाल है तो यहाँ पे तापमान अधिक होगा इस वाले इलाके में। अगर सूर्य इस साइड है और इस साइड ढाल है तो यहाँ पे तापमान अधिक होंगे। तो सूर्य की रोशनी किस साइड पड़ रही है? ढाल किस साइड है? सूर्य की दिशा में है, सूर्य अभिमुखी अर्थात सूर्य के डायरेक्शन में, या सूर्य विमुखी अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में सूर्य के। तो सूर्य के डायरेक्शन वाला इलाका भूमि का ढाल हमेशा गर्म रहेगा, अपोजिट वाला क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। जो हमारा हिमालय है, माउंटेन पर्वत, वो क्या है? तो सन की लाइट इसके दक्षिण में पड़ते हैं। जो सूर्य है हिमालय के दक्षिण ओर पड़ते हैं तो तापमान अधिक रहता है दक्षिण की ओर। जैसे ही आप हिमालय के अर्थात हिमालय को पार करेंगे लगातार तो तापमान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, क्योंकि वह सूरज विमुखी वाला ढाल है, तापमान उस साइड में कम हो जाएंगे। जितने भी आपको माउंटेन दिखाई देते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट में जो भी फोल्ड माउंटेन है, बलित पर्वत है, कौन कौन से बलित पर्वत है? तो एटलस अफ्रीका में है, इसके आगे आल्पस पर्वत यूरोप में, फिर कार्केस माउंटेन, फिर काराकोरम हिमालय जैसे माउंटेन, अराकान योमा, लगातार लाइन से माउंटेन रेंज चलते हैं। ये सारे के दक्षिण है, दक्षिण में तापमान अधिक होगा। दक्षिण में क्या रहता है? तापमान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरण पड़ती है। तो बोलेंगे दक्षिणामुखी ढाल पे जितने भी ईस्ट टू वेस्ट वाले माउंटेन, इसके दक्षिणाभिमुखी ढाल पे तापमान अधिक रहता है, और उत्तरवामुखी अर्थात उत्तर की ओर जो भी रहते हैं तापमान कम रहता है। तो भूमि का ढाल भी डिसाइड करता है। अब ये किस इलाके क्षेत्र में आ गया? तो मैंने आपको बताया जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और बायोस्फीयर है। तो भूमि का ढाल आ गया आपका स्थलमंडल में। पहले हम लोग 3 टॉपिक जलमंडल पढ़े थे, अब स्थलमंडल पढ़ लिए। तो भूमि का ढाल डिसाइड करेगा तापमान। आगे बढ़ेंगे, भूमि का स्वभाव, फिर से एक बार स्थलमंडल में भूमि का स्वभाव डिसाइड करेगा तापमान को। किस तरीके का भूमि का स्वभाव रहता है, अर्थात भूमि पर है क्या। 7 नंबर पे भूमि का स्वभाव। भूमि किस तरीके की, उस लैंड पे है क्या? बालू है, मतलब बालू है, मृदा है, वनस्पति है, बर्फ है, क्या है भूमि पे, ये डिसाइड करेगा तापमान। बालू है तो किस तरीके का बालू है? कंकड़ वाले हैं, बड़े कंकड़ हैं, या फिर महीन है। अगर मृदा है तो काली मृदा है कि पीली मृदा है, और काली पीली या लाल रंग की है। वनस्पति है तो छोटे वनस्पति हैं कि बड़े वनस्पति हैं। बर्फ है तो हमेशा वाले बर्फ हैं, परमानेंट है कि टेम्परेरी वाले। ध्यान से देखिए, भूमि का स्वभाव एक शब्द है, भूमि पर है क्या? बालू रहेंगे, अगर जिस भी इलाके में बालू हैं, बालू क्या करती है? सन की किरण को एब्जॉर्ब करती है, सोख लेगी, तापमान अधिक रहेगा। रिजल्ट ये रहता है जितने भी उष्णकटिबंध रहते हैं उनका तापमान अधिक क्यों है? क्योंकि वहां पे बालू है, और बालू क्या कर रहे हैं? सूर्य की किरण को अवशोषित कर रहे हैं, तापमान अधिक रहेगा। मृदा में काली मृदा है, काला चीज सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो जितने भी काली चीजें हैं गर्मी को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, तापमान अवशोषित करते रहते हैं, तो टेम्परेचर काली मृदा में अधिक होगा, लाल मृदा में कम, पीली मृदा में कम। वनस्पति है, अगर पूरा भूमि पे ही वनस्पति रहे, बड़े बड़े वृक्ष लगे रहे, तो सूर्य की किरण कहाँ पहुंचेगी? नीचे धरातल पे कभी नहीं पहुंच सकती है। अमेजन के जंगलों में, अमेजन कहाँ है? ब्राजील के जंगलों में, कांगो में डेंस फॉरेस्ट है, अर्थात भूमध्य सागर के 0 से 5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में दोनों ओर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 0 से 5 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर और दक्षिण में, तो इतने डेंस मिलते हैं कि 110-10 मीटर की ऊंचाई वाले भी वनस्पति पाए जाते हैं। सूर्य की किरण को ये धरातल तक पहुंचने नहीं देते हैं, और रिजल्ट रहता है कि उस इलाके में अगर आप चल जाएंगे तो तापमान कम रहता है। क्यों तापमान कम हुआ? क्योंकि जो पेड़ पौधे की छाल थी, पत्ती थी, और उसके अलग अलग तने शाखाओं ने क्या किया? सूर्य की किरण को नीचे पहुंचने नहीं दिया,
और बर्फ क्या करता है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। इसका एल्बिडो बहुत अधिक है बर्फ का। तो रिजल्ट रहता है भूमि का स्वभाव तापमान को डिसाइड करता है। पुनः 8वें नंबर पे वर्षा या मेघ। बादल है कि नहीं है उस क्षेत्र में, क्या बोलेंगे, वर्षा भी डिसाइड करती है। फिर से वायुमंडल वाला फैक्टर आ गया। तो वर्षा डिसाइड करेगी तापमान है या नहीं है। जो मरुस्थल क्षेत्र है, जैसे थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के ऊपर क्या है, बादल नहीं रहते, वर्षा विहीन है, अर्थात बादल नहीं रहेंगे, वर्षा नहीं होगी। वर्षा तब होती है जब बादल हो। थार मरुस्थल में आप जाएंगे बादल ही बनते हैं, रेयरली केस में बादल बनते हैं। अब रिजल्ट ये रहता है कि सन की किरण सीधा पड़ती है, बालू है, अवशोषित करती है, तापमान अधिक रहता है। तो यहाँ पे आपको थार मरुस्थल में तापमान अधिक दिखेंगे। लेकिन भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक नहीं रहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पे क्या है, बादल छाए रहते हैं। 12 बजे के बाद भूमध्य रेखा में हमेशा दोपहर में वर्षा होती है। तो बादल के कारण यहाँ एक चीज बड़े ध्यान से आप समझिएगा, इसी में क्वेश्चन पूछता है कभी सिविल सर्विस के एग्जाम में। लगेगा आपको दो स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के विरोध में। एक साइड बोल रहा हूँ कि भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक है, फिर बोल रहा हूँ कि भूमध्य रेखा पे तापमान कम है। नहीं, बिल्कुल अलग है। क्या कंसेप्ट है कि भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सन की किरण सीधा पड़ रही है, तापमान अधिक रहेगा। लेकिन भूमध्य रेखा पे क्या है, बादल बनते हैं। क्या बोलेंगे, बादल। तो बादल बनने के कारण यहाँ पे तापमान कम रहेगा भूमध्य रेखा के थोड़ा से उत्तर की, अर्थात 23 डिग्री के आसपास। जो कर्क रेखा और मकर रेखा मैक्सिमम तापमान यहाँ मिलेंगे आपको। कर्क रेखा और मकर रेखा पे ही मैक्सिमम तापमान पाए जाते हैं, ना कि भूमध्य रेखा पे मैक्सिमम तापमान, क्योंकि भूमध्य रेखा पे बादल बन रहे हैं। और बादल क्या कर रहा है, सनलाइट को रोक रहा है। हर दोपहर 12 बजे के बाद भूमध्य रेखा में वर्षा होती है, 12 महीना वर्षा होती है। वहां पे सबसे अधिक बारिश वाला इलाका है पूरा वर्ल्ड में, भूमध्य रेखा के 0 से 5 डिग्री में। प्लस भूमध्य रेखा पे सिर्फ बादल ही नहीं बन रहे हैं, उस इलाके में डेंस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, सदाबहार वन, 12 महीना सदा हरे भरे, अत्यधिक ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे, अत्यधिक जो है बायोडाइवर्सिटी इस इलाके में मिलती है। तो इस कारण से यहाँ पे तापमान कम हो जाते हैं। और कर्क रेखा मकर रेखा पे अधिकतम मरुस्थल मिलेंगे आपको, तापमान यहीं पे मैक्सिमम दिखाई देगा। बस आज के लिए यही, इतने सारे फैक्टर हैं। फिर मिलेंगे हम, टू डू ऐसे बने रहिए।